सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जातिगत जनगणना के द्वितीय चरण में। आइए मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो जनगणना होनी है ये जाति आधारित जनगणना है और इस जनगणना के द्वितीय चरण में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कुल 17 प्रश्न हैं। 17 प्रश्नों में से एक ऐच्छिक प्रश्न है, लेकिन वो भले ऐच्छिक लिखा है वो कंपलसरी ही है और ज़रूर उस कॉलम को भी फिल करना है। यदि किसी के पास नहीं है वो 18वें कलम तो उसको फिल नहीं करना है, लेकिन है तो निश्चित ही करना है। तो कुल जो 17 प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्नों को मैं एक बार बता देता हूँ। परिवार के सदस्य का पूरा नाम पूछना है। दूसरा है कि उसके पिता या पति का नाम पूछना है। तीसरा है परिवार के प्रधान, जो परिवार का मुखिया है उसके साथ उसका क्या संबंध है, रिलेशन, ये जानना है। चौथा है कि उसकी आयु कितनी है। आयु वो मौखिक रूप से बताता है तो लिख लेंगे या सर्टिफिकेट से आप जांच कर सकते हैं। अगला है लिंग क्या है, मेल है कि फीमेल है, पुरुष है, स्त्री है, थर्ड जेंडर है, ये लिंग पूछना है। वैवाहिक स्थिति जाननी है कि शादीशुदा है या नहीं है, या फिर तलाकशुदा है या विधुर है, या संबंध उसका विच्छेद हुआ है। अगला है किस धर्म से बिलोंग करता है। जाति का नाम पूछना है, कोड पूछना है, जाति का कोड प्रोवाइड कराया जाएगा ब्लॉक से। शैक्षणिक योग्यता जानना है, शैक्षणिक योग्यता। फिर कार्यकलाप जानना है, को क्या करता है, कौन सा पेशा करता है। अगला है आवासीय स्थिति जाननी है उसकी। आवासीय स्थिति मतलब वो कच्चे मकान में रहता है या पक्के मकान में रहता है या घास फूस की झोपड़ी में रहता है, जानना है। अगला है अस्थायी प्रवासीय स्थिति, मतलब कहाँ रहता है। सब प्रश्नों के बारे में एक एक करके हम जानेंगे, लेकिन पहले प्रश्नों को जान लेते हैं। अगला प्रश्न होगा उससे पूछेंगे कि उसके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है कि नहीं है। अगला है कि मोटर वाहन है, 2 चक्का वाला, 4 चक्का वाला, 6 चक्का वाला, जितना भी हो सबका ऑप्शन रहेगा उसमें पूछना है। कृषि योग्य भूमि कितने है उसके पास, आवासीय भूमि कितना है, सभी स्रोतों से मासिक आय, एनुअली नहीं है, वार्षिक आय नहीं पूछना है, सभी स्रोतों से मासिक आय पूछना है प्रति व्यक्ति का। और 18वां जो प्रश्न है वो है आधार संख्या। भले लिखा है जो प्रपत्र आपको मिलेगा उसमें लिखा है स्वेच्छा से, लेकिन जिसके पास है उससे ले करके पूछना है। अब एक एक प्रश्न के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। पहला प्रश्न है कि परिवार के सदस्य का नाम। तो सदस्य का नाम हमको पूछना है, जानना है। तो वो जो बताएगा, अगर उस परिवार में कोई पढ़ा लिखा हो, अगर आपको जो स्पेलिंग बताएगा वो लिख लेना है। अगर संदेह लगे स्पेलिंग में तो उससे कोई उसका सर्टिफिकेट मांगेंगे और सर्टिफिकेट के अनुसार जो उसका नाम होगा, जो इसकी स्पेलिंग होगी, तो वो हम ऑनलाइन में भरेंगे। और ध्यान रहे कि जो प्रपत्र मिलेगा उसमें हमको केवल हिंदी में भरना है और ऐप से जो काम होगा उसमें केवल इंग्लिश में ही काम करना है। तो ध्यान रहे कि अगर हम नाम पूछ रहे हैं तो उसके स्पेलिंग में भी गलती ना हो। उसके बाद अगला प्रश्न पर आएंगे हम, पिता या पति का नाम। अगर कोई व्यक्ति है तो उसके पिता का नाम होगा। अगर पिता नहीं है, मर गया है, तो याद रखें कि उसके नाम के आगे स्वर्गीय या मरहूम जो भी है पूरा लिखना है। अंग्रेजी में LAT लेट लिखना है। ये नहीं कि स्व दे करके 0 दे दिए हो गया, ये गलत हो जाएगा। स्वर्गीय पूरा लिखना है उसके नाम के आगे, उसके पिता या पति का नाम। अगर कोई महिला है अपने पति का नाम नहीं बता पा रही है तो उस स्थिति में हम किसी से पूछ लेंगे अगल बगल से। कई सामाजिक कारण हो सकते हैं, नहीं बताती है औरतें, तो उसमें उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है, दबाव नहीं डालना है। किसी माध्यम से उसके अगल बगल लोग होंगे, उस माध्यम से हम उसके पति का नाम जान सकते हैं। अब परिवार के प्रधान का नाम लिखना जरूरी है। ये नहीं कि परिवार के प्रधान का नाम 1 के नंबर पर लिखेंगे।
लेकिन अगर हम एक नंबर पर नहीं लिखते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई होगी। परिवार के प्रधान का नाम किसी भी कॉलम में हम लिख सकते हैं, किसी भी सीरियल नंबर पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर परिवार के मुखिया का नाम, प्रधान के नाम हम पहले लिख लेते हैं तो उससे सबका रिलेशन बताना है, तो वो आसानी रहेगी। इसलिए हम पहले कॉलम में ही प्रधान, जो परिवार का मुखिया है, प्रधान का नाम हम लोग लिख लेंगे। और बार बार हम कह रहे हैं कि ध्यान ये देना है कि स्पेलिंग में गलती कहीं भी ना हो। प्रत्येक संबंध के लिए कोड निर्धारित है, कोड आपको मिल जाएगा। अब है अगला प्रश्न कि उसका आयु, चौथा प्रश्न है आयु क्या है। तो आयु कोई बताता है कि मेरी आयु इतनी है, आपको लगे कि सही में है तो लिख देना चाहिए कोड उसका, ये वो फिगर में भरना है, लिख देना है। और उसके बाद है कि अगर वो दिखाता है अपना डेट ऑफ बर्थ किसी कागजात से द्वारा, आधार कार्ड से दिखाएगा, सर्टिफिकेट से दिखाएगा, वोटर आईडी कार्ड से दिखाएगा, कहीं से ऑथराइज होगा उसका, तो वो जन्म तिथि हम लोग ले करके उसका एज हम लोग निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद ही उसमें भरेंगे। अगला है लिंग। लिंग तो सब लोग जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और थर्ड जेंडर। तो अगर पुल्लिंग होगा तो उसके लिए कोड निर्धारित है 01, स्त्रीलिंग होगा उसके लिए कोड निर्धारित है 02, और अन्य होगा उसके लिए कोड निर्धारित है 03। तो अन्य में क्या आएगा, किसी भी तीसरे लिंग जैसे किन्नर, हिजड़ा, कोथी, ट्रांसजेंडर आदि के लिए विकल्प है अन्य 3। चौथा, पांचवा तो लिंग था, छठवा है वैवाहिक स्थिति। तो इसमें जानना है कि मैरिड, अनमैरिड, तलाकशुदा, इसमें कितनी श्रेणियां हैं, तो 5 है। अविवाहित के लिए हम लिखेंगे 01, कोड याद रहे, जिसका कोड हम जितने डिजिट में बता रहे हैं उतना ही डालना है। अविवाहित है उसके लिए 01, वर्तमान में विवाहित है 02। बहुत सारे कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि वर्तमान में विवाहित का मतलब क्या हुआ कि अभी अभी उसकी शादी हुई है क्या, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब वो अपने पत्नी के साथ रहता है, शादी कितना हो दिन से हुई हो, लेकिन वो अपने पत्नी के साथ रहता है, तो उसका ही मतलब हुआ कि वैवाहिक, वर्तमान में विवाहित, उसका मतलब हुआ। विधवा विधुर समझ रहे हैं, इसके लिए कोड निर्धारित है 03। संबंध विच्छेदित 04, इसका मतलब हुआ कि शादी हुई है, किसी कारणों से संबंध में खटास आया है, केस वगैरह चल रहा है, दूरियां हैं, बहुत दिनों से पति पत्नी नहीं मिले हैं, लेकिन संभावना है कि मिल सकते हैं किसी माध्यम से, वही है संबंध विच्छेदित। अगला है तलाकशुदा। तलाकशुदा समझते हैं, फाइनल है उसका, उससे उसकी रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो चुका है, वो तलाकशुदा के लिए हम भरेंगे 05। सातवां प्रश्न है धर्म। तो धर्म जो है हिंदू के लिए 01, इस्लाम के लिए 02, ईसाई के लिए 03, सिख के लिए 04, बौद्ध के लिए 05, जैन के लिए 06, अन्य धर्म के लिए 07। किसी धर्म से यदि वो ताल्लुक नहीं रखता है तो उसके लिए हम भरेंगे 08। अब ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हम पता करेंगे कि वो किस धर्म से संबंध रखता है, ये आपके पास अपना स्वविवेक है, आप पता कर सकते हैं कि वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है। और कोई नास्तिक भी हो सकता है, नहीं मानता है, तो उसके लिए हम लिख देंगे कोई धर्म से नहीं, 08। वो खुद पूछेंगे या बताएगा। अगला है आठवां प्रश्न वही है जिस बेस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। आठवां प्रश्न होगा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो किस जाति से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब सरकार द्वारा हर जातियों के कोड निर्धारित किए हुए हैं, उस जातियों के कोड का आपको एक मिलेगा चार्ट। उस चार्ट में कौन सी जाति का कौन सा कोड है, उसी कोड में लिखना है। अगर आपको उसकी जाति में कन्फ्यूजन हो रही है तो क्या करेंगे कि उसके घर में किसी भी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ होगा तो उसको हम देख करके उस जाति में भर देंगे कोड। अगला है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सरकार द्वारा कुल 203 जातियों का
पहले से लिस्ट था। उसके बाद कुछ और जातियां सरकार ने अपने आलाधिकारियों के साथ, उच्च पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करके कुछ और जातियों का इसमें ब्यौरा डाला है। जैसे हो गया गोलवारा, बंगाली कायस्थ, दर्जी, श्रीवास्तव, लाला लाल, हिंदू में आते हैं ये लोग। 207 कोड है। खत्री का, धरामी का, सुतिहर, नवेशूद, भूमिज, बहेलिया, रस्तोगी, केमानी, ये सब सरकार फिर मंथन करके अलग से जातियों का विवरण दिया हुआ है। इसके बाद अगर कोई आप जाति अलग से जोड़ते हैं तो ये कठिन प्रोसेस है। जैसे कि आप वोट कराने जाते हैं तो उसमें कोई आता है, चैलेंज वोट वाला सिचुएशन आ जाता है। तो चैलेंज वोट वाले सिचुएशन में आपको करना क्या पड़ता है, आप खुद समझते हैं, कितना कागज़ पत्र वगैरह भरना पड़ता है, उसका अलग से प्रपत्र बनाइए। तो वही है कि सरकार द्वारा जो जातियाँ निर्धारित है, उसके अलावा अगर आप कोई जाति चूज कर दिए उसमें, तो फिर से आपको अलग से प्रपत्र भरना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस चैलेंज वोट के चक्कर में मत पड़िए। आपको जो जातियाँ निर्धारित है उसी में सेलेक्ट कीजिए। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो उसके लिए ऊपर से नीचे तक अधिकारी लोग हैं डिसीजन लेने के लिए। शैक्षणिक स्थिति समझ सकते हैं आप, एकदम निरक्षर है, कहीं स्कूल नहीं गया है, कोई अक्षर पहचानना नहीं जानता है, लिखना नहीं जानता है, वो निरक्षर है। साक्षर का मतलब कुछ कुछ पढ़ लेता है, जो 5वीं तक या तीसरी चौथी 5वीं तक पढ़ा लिखा है, साक्षर है। उसके बाद मैट्रिक है। मैट्रिक के समकक्ष मान लीजिए फौकानिया है, मध्यमा परीक्षा है, ये समकक्ष। तो जिस मतलब डिग्री तक वो पढ़ा है, कौन उसके समकक्ष का कोड आपको मिलेगा शैक्षणिक के लिए, वही कोड उसमें डालना होता है। दस है कार्यकलाप। इस कोड को तो आप लोग देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये कोड बार बार आएगा प्रपत्र में। कार्यकलाप 10 जो है, 10वां प्रश्न है कार्यकलाप का। तो इसको थोड़ा हम विस्तार से समझा देते हैं। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी का मतलब जिसका पीएफ वगैरह कटता है, सरकार जिसको पैसा देती है और पीएफ वगैरह कटता है, जैसे नियोजित शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, सारे लोग आ जाएंगे सरकारी नौकरी में। उनके लिए हम कोड डालेंगे 01। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी समझ रहे हैं, इसके अंतर्गत प्राइवेट कंपनी द्वारा आए हैं, प्राइवेट संस्था द्वारा, जैसे कोई एनजीओ चला रही है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो काम करते हैं ब्लॉक में, सीओ ऑफिस में, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो आएंगे इसके तहत, जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और प्राइवेट नौकरी करते हैं। असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी, असंगठित जैसे कंपनियों में काम करते हैं जिसमें पीएफ वगैरह नहीं कटता है, उसको कहेंगे असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी। उसके लिए कोड है 03। फिर से प्रश्न आएगा कि नाइट गार्ड को किस में रखेंगे, तो है संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी है नाइट गार्ड का। अब है स्वरोजगार 04। फिर आएगा एक और प्रश्न आएगा कि रसोइया को किस में रखेंगे, रसोइया जो स्कूलों में खाना बनाती है उसको किस में रखेंगे, तो वो भी आएगी असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी वाली है। स्वरोजगार के लिए 04, कृषक काश्तकार के लिए 05, खेतिहर मजदूर के लिए 06, निर्माण मजदूर के लिए 07, अन्य मजदूर के लिए 08। निर्माण मजदूर समझ सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह काम में लगे रहते हैं, सेंटरिंग वगैरह का, निर्माण मजदूर हैं। खेतिहर मजदूर जो अपने खेतों में काम करता है, खेतिहर मजदूर है। मतलब अन्य भी खेतों में, लेकिन वो खेत से रिलेटेड ही काम करता है, कृषि से रिलेटेड ही काम करता है दूसरे खेतों में भी, तो वो है खेतिहर मजदूर। अन्य मजदूर आप समझ सकते हैं, कभी खेत में काम करता है, कभी कंस्ट्रक्शन में भी काम कर लेता है, कभी किसी में अन्य मजदूर आ जाएंगे। मिस्त्री, मिस्त्री के लिए 09 है,
मिस्त्री के लिए 09 है, भिखारी के लिए 1010 है, कचरा बीनना जो कचरा बीनते हैं उनके लिए 11 है, अन्य के लिए 12 है, विद्यार्थी के लिए 13 है, गृहिणी के लिए 14 है, और जो कुछ नहीं करता है मतलब पढ़ा लिखा है, घर पे बैठा है, नौकरी की तलाश कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, घर पे बैठा है, उसके लिए हम भरेंगे 15। कार्यकलाप को बहुत अच्छे तरीक़ा से परख करके तो ही कोड डालना है। आवासीय स्थिति 11वां प्रश्न है। आवासीय स्थिति, पक्का मकान यदि किसी के पास है और उसमें 2 या 2 से अधिक कमरे हैं, उसके लिए कोड होगा 01। पक्का ही मकान है और उसमें केवल 1 कमरे हैं, उसके लिए होगा 02। खपड़ैल मकान है, टीन है, छत है, उसके लिए होगा 03। झोपड़ी है, उसके लिए होगा 04। और आवासहीन है, जिसके पास कोई आवास नहीं है, उसके लिए होगा 05। पक्का मकान जैसे समझ रहे हैं, उसकी दीवारें जो हैं ईंट की बनी होगी, छत कंक्रीट से ढला हुआ होगा, और उसके बाद है दीवार पकाई ईंटें की होगी, पत्थर मेसनरी होगा, कंक्रीट आदि ये सब चीज़ें। और कच्चा मकान आप समझ सकते हैं, जिसकी छत जो है घास पुआल, बांस, लकड़ी, मिट्टी आदि से तैयार किया हो, उसे झोपड़ी के श्रेणी में रखा गया है। आवासहीन श्रेणी में वैसे परिवार रखे जाएंगे जिनके सिर पर रात्रि विश्राम हेतु किसी प्रकार की छत नहीं है, जिसके रहने की जगह कोई निर्धारित चौहद्दी नहीं है। वैसा परिवार जो तिरपाल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कपड़े का टेंट आदि में रहता हो, पुल पुलिया के नीचे, हिम पाइप, स्टेशन या धार्मिक स्थानों या रोड के फुटपाथ पर रहता हो, उसको हम कहेंगे आवासहीन। अब 12वां प्रश्न है, अस्थायी प्रवास की स्थिति। इसको समझना जरूरी है। अस्थायी, जैसे कि बिहार में अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार कोई करता है तो उसके लिए 02 लिखेंगे। और 01 किसके लिए है कि इस श्रेणी में वैसे सभी व्यक्ति परिवार जो गणना के समय प्रगणक के समक्ष उपस्थित हों, उनके लिए लागू नहीं, 0N 1 का विकल्प अंकित किया जाएगा। यानी कि जो अस्थायी रूप से हम गणना करने गए हैं, आपके पास बैठ करके लिखवा रहे हैं, साइन करेंगे और कहीं नहीं जाते हैं, वो अस्थायी निवासी हैं। और कहीं बाहर कोई जाता है कमाने के लिए, अन्य स्थान पर नौकरी करता है, रोजगार करता है, उसके लिए 02। बिहार में अन्य स्थान पर शिक्षा यदि करने के लिए गया है, लेने के लिए गया है कोई विद्यार्थी, तो उसके लिए 03। अन्य राज्य में नौकरी या व्यापार करता है, अन्य राज्य में बिहार के अलावा, उसके लिए 04। अन्य देश में नौकरी या व्यापार करता है, जैसे कि विदेश में लोग जाते हैं कमाने, तो उनके लिए होगा 0। अन्य देश में नौकरी के लिए होगा 05। अन्य राज्य में शिक्षा के लिए 06। अन्य देश में शिक्षा के लिए 07। कम से ऐसे जैसे कुछ लोग होते हैं जो विदेश कमाने चले गए, फिर वो 3 साल के बाद आएंगे, अपने प्रवास पे लौटेंगे, ये कन्फर्म है, तो वो अस्थाई में ही आएंगे। तेरहवां प्रश्न है, कंप्यूटर लैपटॉप। ये पूछ सकते हैं, बहुत लोग इस समय तो मोस्टली लोगों के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, लेकिन देहात क्षेत्रों में कम है। तो पूछेंगे कि यदि उसके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, इंटरनेट के साथ है, तो उसके लिए 01। और इंटरनेट के बिना है लैपटॉप कंप्यूटर, तो उसके लिए 02। अगर उसके पास नहीं है तो समझेंगे, लिखेंगे 03। अगला है मोटरयान। इस प्रश्न के अंतर्गत परिवार के सदस्यों के पास उपलब्ध मोटर वाहनों के आंकड़े एकत्रित करने हेतु 6 विकल्प कोड है। 2 पहिया के लिए 01, हम प्रशिक्षण ले रहे थे जिला में, तो जब 2 पहिया के लिए 01 कोड आया तो हमने पूछा कि सर साइकिल के लिए क्या होगा कोड, तो ये बताया गया सरकार साइकिल अब नहीं मानती है, 2 पहिया का मतलब सीधे होगा मोटरसाइकिल से।
अगर उसके घर मोटरसाइकिल है तो 01 लिखेंगे, 3 पहिया है तो 02, 4 पहिया है तो 03, ट्रैक्टर है तो 04, 6 पहिया उससे अधिक है तो 05 और कुछ नहीं है उसके घर तो 06 लिखेंगे। साइकिल के लिए कुछ नहीं लिखेंगे। दोपहिया का मतलब हम समझेंगे मोटरसाइकिल ही। कृषि भूमि, कृषि भूमि समझ रहे हैं, वैसा भूमि जो खेती करने के योग्य हो। तो किसी के पास अगर बिल्कुल नहीं है कृषि योग्य भूमि, उसके लिए 01 लिखेंगे। 50 डिसमिल शून्य से लेकर के 50 डिसमिल तक उसके पास यदि खेती योग्य जमीन है तो 02, 50 डिसमिल से अधिक और 1 एकड़ तक उसके पास ज़मीन है तो उसके लिए 03। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा ज़मीन के लिए अलग अलग कोड निर्धारित है, लेकिन जिसके पास बिल्कुल नहीं है उसके लिए लिखेंगे 01। कृषि योग्य भूमि आप समझ सकते हैं, जिसमें अपना खेती बाड़ी करता है, फल सब्जी वगैरह लगाता है, तो यही है खेती योग्य भूमि। आवासीय भूमि, खेती योग्य भूमि अगर वो बताता है उतना लिख लेना है। अब आपको उसके खेत में जाके मापना नहीं है, न खेत उसका जाके देखना है, जितना बताएगा उतना लिख लेना है। आवासीय भूमि, आवासीय भूमि समझ रहे हैं, जिसके पास जो आवास में रहता हो या उसके पास कहीं और ज़मीन है जो आवास के योग्य है, उस पर भविष्य में कभी घर बना सकता है, वो आवासीय भूमि कहलाएगा। अगर उसके पास बिल्कुल नहीं है आवासीय भूमि, उसके लिए 01 लिखेंगे। ऐसा अगर शून्य से अधिक और 5 डिसमिल से कम हो, 5 डिसमिल तक हो तो उसके लिए 02 लिखेंगे। 5 डिसमिल से अधिक और 10 डिसमिल तक हो तो उसके लिए 03 लिखेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए लिखेंगे। अगर बहुमंजिला इमारत में अगर फ्लैट लिया हुआ है, कोई फ्लैट लिया हुआ है, बहुमंजिला इमारत है, उसमें कोई एक फ्लैट ले लिया है, उसके लिए हम लिखेंगे 07। अब अंतिम प्रश्न जो है, सभी स्रोतों से मासिक आय। अगर मान लीजिए किसी घर कोई कमाने वाला नहीं हो, किसान हो, तो उसका मासिक आय, तो मान लीजिए साल भर में 2 फसल लगाता है, कोई आमदनी नहीं है, तो उसका हम मोटा मोटी एक साल भर का आंकड़ा निकाल लेंगे, 12 से भाग कर लेंगे। जो ही आएगा उसका आमदनी, मासिक आमदनी मंथली, उसका हम जो दिया है कोड, उसके अनुसार उसमें हम कोड भर लेंगे। जैसे रुपये शून्य से अधिक और रुपये 6000 तक उसकी मासिक आमदनी है, माने 0 से लेके 6000 के बीच तक, 6000 तक अगर महीना में कमाता है, उसके लिए 01 कोड है। उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, 6000 से अधिक और 10,000 तक 2 कोड है। तो ये है सभी स्रोतों से आय। अगर कोई मजदूरी करता है उसका निकाल देंगे। कोई है, कोई ऐसा परिवार आपको मिलेगा जो केवल भीख मांगता है, तो भीख मांगता है तो उसको क्या निकालेंगे, मोटा मोटी एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि 0 भी रुपये कमाता है, 0 या 10 रुपये महीना भी, 20 रुपये 50 रुपये महीना भी कहीं से कमाता है, उसके लिए हम भरेंगे 01 कोड भरेंगे। तो ये कुल 17 प्रश्न है। इसके बावजूद भी अभी कई तरह के प्रश्न इसी 17 में से निकल के आएंगे जब आप फील्ड में जाएंगे अपना आंकड़ा निकालने के लिए, सर्वेक्षण के लिए, गणना के लिए जब जाएंगे। और 18वां प्रश्न सरकार जो निर्धारित की है वो है आधार संख्या पूछना, आधार नंबर पूछना। ये लिख दिया है इसमें स्वेच्छा से, लेकिन इसको लेना ही लेना है। आधार, आधार छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि किसी बच्चे का आधार नहीं बना हो तो उस स्थिति में छोड़ देंगे, जिसका है उसका लिख लेंगे। और एक बात और आपको हम बता दें जो अभी तक नहीं बताएं, सबसे ज़रूरी बात है। मान लीजिए आप मकान गणना करने गए थे तो किसी परिवार में सदस्यों की संख्या 5 थी। अब आप जाएंगे जो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में गणना करने, उस स्थिति में एक आदमी उसमें कहीं मर गया हो तो क्या करेंगे? मर गया हो तो उसमें लिख देंगे कि जो कॉलम है उसमें उसका नाम मेंशन नहीं करेंगे। इसमें जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगा उसमें उसका नाम हम मेंशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं ऑनलाइन उसका रिपोर्ट हम डालेंगे। अब फिर एक और प्रश्न आता है कि हम गए उस परिवार में 5
सदस्य हैं और एक कोई नया जन्म ले लिया है अभी जब जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें आप नया जन्म ले लिया है, आप जोड़ना चाहेंगे तो आप प्रगणक जब जाएगा फील्ड में जोड़ेगा तो अपने सुपरवाइज़र की सहायता से उसके परिवार के सदस्य जो एक बढ़ा हुआ है जुड़वाना चाहेंगे तो जुड़ जाएगा नाम। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि बिहार की जो जनसंख्या बढ़ी थी, जैसे कि 2001 से 2011 तक, उसमें 20% जनसंख्या का इजाफा हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब जो जनसंख्या बढ़ी है उसमें 39% ग्रोथ किया हुआ है जनसंख्या, यानी कि जितना बढ़ना चाहिए उसके डबल। तो इसका मतलब ये है कि कोई लोग 2 जगह गणना करवा लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जब जाएंगे गणना करने, तो अगर जो बाहर रहता है उसका मुखिया साइन करने के लिए उपस्थित नहीं है, इस स्थिति में आप उससे साइन दूसरे से नहीं करवाएंगे। यानी कि अगर बाहर रहता है, नहीं आता है ज़्यादा दिन तक, तो झगड़ा भी नहीं करना है। बहुत लोग झगड़ा भी करने लगेंगे, लेकिन इसमें नहीं करना है। यदि वो उपस्थित होकर के साइन करता है तो ही उसके परिवार के सदस्यों की गणना होगी। अगर उपस्थित होकर के साइन नहीं करता है तो उसके परिवार के सदस्यों की गणना बिल्कुल ही नहीं होगी। और बाकी ये 18 प्रश्न आप समझ गए। अब जो ऐप से संबंधित प्रश्न हैं, जो प्रशिक्षण है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।